हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। दो थ्योरी हम पहले कर चुके हैं, ये हमारी थर्ड है। इस थ्योरी का दूसरा नाम हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी भी है, यानी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के लिए। इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हम कर रहे हैं उनकी डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर होता है, यानी उनकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है फॉरेन मनी की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड है हमारी ये थ्योरी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखते हैं कि एक हमारी लाइन हमने पढ़ी थी, एक्सपोर्ट्स पे फॉर इंपोर्ट्स, यानी निर्यात जो हैं, जो हमारे निर्यात जितने भी एक्सपोर्ट है वो हमारे इंपोर्ट का पेमेंट करते हैं। ये हमने लाइन पढ़ी थी। मीनिंग जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे जो हमें फॉरेन मनी मिल रही है उसका यूटिलाइजेशन हम किस में करते हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और इन दोनों की वैल्यू लास्ट में हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज क्या रहता है, इक्वल रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्वल रहता है। अब कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें तो क्या चाहिए, हमको फॉरेन जो मनी है, फॉरेन मनी उसकी डिमांड बढ़ेगी। कोई चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे तो सामने वाली कंट्री है उसको पेमेंट किस में करना पड़ेगा, इंडियन रुपीज़ में तो नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे, फॉरेन मनी में उसको पेमेंट करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि फॉरेन मनी की डिमांड इंक्रीज़ होगी, और अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगी, फॉरेन मनी की सप्लाई बढ़ेगी, उसमें फॉरेन मनी की सप्लाई हम इंक्रीज़ करेंगे और इंपोर्ट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ेगी। उसका रीज़न क्या है कि एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन मनी मिलती है और इंपोर्ट से हमें फॉरेन मनी पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक चीज़ पढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के अंदर जब हम पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों इंक्लूड होते हैं, उसमें क्या रहता है कि जो दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट है उनका टोटल है जो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। उसका मीनिंग क्या है कि एक कंट्री उतना ही पेमेंट करेगी जितना उसे रिसीव हुआ है। उसका मीनिंग यही पड़ता है ना कि जितना हमारे पास रिसिप्ट आई है उतना ही हम पेमेंट करेंगे, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इक्वल होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होगा, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, ये चेंज रहता है, इक्वल नहीं रहता। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड किस लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए मान सकते हैं हम। बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस इक्वल नहीं रह सकता, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम बैलेंस इक्वल ना भी हो तो हम उसे इक्वल कर सकते हैं। तो इसी कारण लॉन्ग टर्म के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम रहेगा, और इसी रीज़न से हम डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरी भी बोलते हैं। ये रीज़न है। अब आप इसके अंदर एक चीज़ देखो, जो इक्विलिब्रियम है वो आएगा लॉन्ग टर्म में। अब इसके अंदर दो रेट आएंगी हमारी, एक तो इक्विलिब्रियम की रेट और दूसरी मार्केट रेट। मार्केट रेट तो है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, और इक्विलिब्रियम वाली रेट है, इक्विलिब्रियम मतलब में इक्वल, समान, जो हमेशा समान रहेगी, वो रेट हमेशा इक्वल रहेगी। तो इसमें दो रेट रहेगी हमारी, ठीक है। अब हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के अंदर हम डिमांड किन रीज़न से करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड किन रीज़न से हम करते हैं। बेसिकली हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं तीन ट्रांजैक्शन के लिए, एक है बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक है फाइनेंशियल, एक है स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन।
बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, कोई सर्विस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, या कोई एक्सपेंसेस हम टूरिस्ट के लिए इनकर्ड कर रहे हैं, वो किस में आएंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर हमने कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट हम करते हैं किसी कंट्री में, तो हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। थर्ड हमारा है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है जो फॉरेन करेंसी जो हमारी है, फॉरेन करेंसी की को हम परचेज या सेल करें, उसकी डिमांड करें हम, और उसमें जो चेंज होता है उससे हम प्रॉफिट कमाते हैं। फॉरेन करेंसी की जो टाइम टू टाइम फॉरेन करेंसी ऐसी तो है नहीं कि आज 74 है यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज़ के बीच में 74 रुपीज़ का चल रहा है हमारा रेट, तो वो 74 तो नहीं रहेगा, वो कभी 74 से 75 रहेगा, 75 से 76 रहेगा, 76 से 74 वापस आएगा। तो ये क्या है, चेंज होता रह रहा है। तो इसी रेट जो चेंज हो रही है इसके अंदर लोग स्पेकुलेशन करते हैं, यानी अगर हम लोअर रेट पे उसको परचेज़ कर लें, मान के चलो 74 पे, और वो सोचे कि अब कल ये बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा, तो 75 पे उसको सेल कर दिया, तो ये होगा स्पेकुलेशन। एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेडिंग हो गया, ट्रेडिंग करे कोई, तो ये स्पेकुलेशन में आएगा। तो इन रीज़न से हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं, यानी डिमांड का रीज़न क्या है। अब हम आते हैं सप्लाई पे। पहले हमने सप्लाई अब किस हिसाब से करेंगे, पहले हमने इंपोर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन हमारी तीनों सेम है, बिजनेस, फाइनेंशियल और स्पेकुलेशन। अगर हम कोई माल एक्सपोर्ट करें तब हम सप्लाई करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। अगर सर्विस प्रोवाइड करता है, इंडियंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे किसी को, फॉरेनर को, तो अगर फॉरेन टूरिस्ट जो है वो कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड करेंगे इंडिया में, तो और फिर लास्ट हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर कोई फॉरेनर क्या करेगा कि लॉन्ग टर्म अपने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पहले हमने उसमें बाहर इन्वेस्टमेंट की थी, अब कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में। स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन में अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि परचेज या सेल, इसके अंदर सेल आ जाएगी, उसके अंदर परचेज आ जाएगी। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय विच प्रॉफिट में बी अर्न बाय मेकिंग परचेज एट लोअर रेट, यानी लोअर रेट पे उसने परचेज किया और ऊपर सेल कर दिया। अब ये हमारी डिमांड एंड सप्लाई दोनों आ गई है। डिमांड एंड सप्लाई जिस हिसाब से रहेगी, कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है, इसको हम अब ग्राफ पे ले लेंगे, क्योंकि दोनों को हमने डिस्कस कर लिया कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है और डिमांड में क्या क्या इंक्लूड है। अब इसको जैसे ही हमने ग्राफ पे हम इसको बनाएंगे, ये मान के चलो एक हिसाब से दो ग्राफ है, उन दोनों ग्राफों का एक बना दिया इन्होंने। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, और यहाँ पे एक्सचेंज रेट आ जाएगी। एक्सचेंज रेट किस हिसाब से डिटरमाइन होगी, जहाँ पे डिमांड ये डी अपना जा रहा है डी, और ये सप्लाई ऊपर की ओर जा रही है। जहाँ ये एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पे हमारी क्या डिसाइड हो जाएगी, एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगी। अब अगर कल को सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई इंक्रीज होगी, और कभी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, कभी डिमांड इंक्रीज हो सकती है, कभी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, डिमांड इंक्रीज हो सकती है, तो हमारी एक्सचेंज रेट उस हिसाब से डिटरमाइन रहेगी। जैसे OR1 अपना दिख रहा है, यहाँ पे हमारी सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की ज़्यादा सप्लाई होगी, तो OR1 में हमारा क्या डिसाइड हो जाएगा, एक्सचेंज रेट। और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो OR2 में हमारी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर एक चीज़ बताई थी आपको, इक्विलिब्रियम रेट और मार्केट रेट। इक्विलिब्रियम रेट तो कौन सी है, जो आर पे है, जो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या रहेगी, एक हिसाब से इक्वल रहेगी, फिक्स नहीं बोल सकते हम, इक्वल रहेगी।
और शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट रेट के हिसाब से ये चेंज होती रह रही है, तो वो है R1 और R2, ये इक्विलिब्रियम रेट होगी और मार्केट रेट होगी। तो इस हिसाब से हम डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे।